Hello everyone, welcome to Dronacharya IAS and today we are going to discuss some very important The Hindu newspaper articles. आइए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन. सबसे पहला आर्टिकल इज रिलेटेड टू स्टबल बर्निंग. Stubble burning is very important cause for winter air pollution in Delhi and NCR regions. So that is why stubble burning is banned in such areas and especially in the state of Punjab, Haryana and Rajasthan. ये इन एरियाज में स्टबल बर्निंग को बैन किया गया है. स्टिल there are many cases which have been reported from the state of Punjab and Haryana even crossing 200, right? 200 से भी ज़्यादा रिपोर्ट किए गए हैं केसेस, जिसकी वजह से एक स्ट्रिक्ट स्टेप लिया गया है. डीएम्स को अथोराइज किया गया है कि जो भी ऑफिशियल्स को ये बोला गया था कि आप अपने रीजन में, आप अपने एरियाज में रिस्ट्रिक्ट करेंगे स्टबल बर्निंग को, अगर वो फेल होते हैं इस रिस्ट्रिक्शन को लागू करने में, देन डीएम्स कैन टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट सच ऑफिशियल्स. अब सीधा ऑफिशियल्स के ऊपर बात आती है कि ऑफिशियल्स जिनको जिम्मेदारी दी गई थी कि आप स्टबल बर्निंग को रोकिए, उनके ऊपर अब डीएम लीगल एक्शन ले सकता है. दिस इज व्हाट द न्यूज इज ऑल अबाउट एंड स्टबल बर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉज फॉर द विंटर एयर पोल्यूशन इन दिल्ली. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, दैट इज CAQM, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट्स Commission for Air Quality Management, Commission for Air Quality Management, right? CAQM is important for us. CAQM is a statutory body. It is a statutory body which was formed under the CAQM in Delhi NCR and adjoining areas 2021 Act. ये इस एक्ट के अकॉर्डिंग CAQM स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई थी. इसका मेन काम क्या था, इसका मेन काम है टू प्रिवेंट द एयर पोल्यूशन, कोलैबोरेट करना है, रिस्ट्रिक्ट करना है एयर पोल्यूशन को, ताकि जो एयर क्वालिटी है वो बेटर हो सके एंड पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो सके. इससे बाद एक हमारा और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आता है, दैट इज AQI. AQI है एयर क्वालिटी इंडेक्स. इसके ऊपर यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं. एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स है क्या, ये एक मेजर है टू सी हाउ प्योर एंड हाउ गुड योर एयर क्वालिटी इज, दैट यू आर ब्रीदिंग. जो भी आप हवा में सांस ले रहे हैं उसकी क्वालिटी कितनी बढ़िया है, कितनी अच्छी है, कितनी सेफ है, ये बताता है एयर क्वालिटी इंडेक्स. इसमें सेवरल कैटेगरीज भी होती हैं एंड 400 अबव वो आपकी सीवियर कैटेगरीज में आ जाती हैं. एंड विंटर्स में दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है दैट कम्स अंडर दी 400 कैटेगरी, 400 एंड अबव कैटेगरी. कभी कभी वहाँ पे 600-800 भी एयर क्वालिटी इंडेक्स चला जाता है. एंड दैट इज वाई दीज ऑल एयर पोल्यूशन स्टेप्स have been taken and now recently 21 action plan have been taken in the winter action plan. 21 point winter action plan has been taken in the in Delhi by Delhi government. तो एयर क्वालिटी इंडेक्स अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. एयर क्वालिटी इंडेक्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन जिसपे पूछा गया था दैट इज पॉल्यूटेंट्स. कौन कौन से ऐसे पॉल्यूटेंट्स हैं जो इसमें इंक्लूड करे गए हैं वो देख लेते हैं एक बार. दैट इज particulate matter 2.5 and 10, then lead Pb, NH3 ammonia, others are O3 that is ozone, carbon monoxide, sulfur dioxide and nitrogen dioxide, right? These are 8 pollutants. 4 इस साइड लिखने हैं, 4 इस साइड, ऐसे याद करना आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है, राइट? तो 8 आपके pollutants इसमें इंक्लूडेड हैं. 8 pollutants have been included in the air quality index. सबसे इंपॉर्टेंट बात एंड सबसे कंफ्यूजिंग बात क्या है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को इंक्लूड नहीं किया गया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड है. कई बार आपको कंफ्यूज किया जा सकता है दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द एयर क्वालिटी इंडेक्स, बट दिस इज फॉल्स. आपका सिर्फ और सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड ही इसमें पॉल्यूटेंट इंक्लूड किया गया है, दूसरे पॉल्यूटेंट्स इसमें इंक्लूड नहीं है. 8 पॉल्यूटेंट्स के ऊपर ही एयर क्वालिटी को जज किया जाता है. ठीक है जी, आइए चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ. दिस आर्टिकल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस आर्टिकल इन प्रीवियस वीडियोस, लेकिन अब ये स्पेशल एक आर्टिकल आपके सामने देखने को मिलेगा, दैट इज सिकल सेल अनीमिया.
सिकल सेल डिजीज SCD एंड सिकल सेल अनीमिया दोनों एक ही बात है। सिकल सेल अनीमिया एक पूरी केस स्टडी यहाँ पे छत्तीसगढ़ स्टेट की दी गई है। हमारे लिए इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट होगा आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सिकल सेल अनीमिया होता क्या है? सिकल सेल अनीमिया इज अ ब्लड जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसका मतलब क्या है? इट पासेस ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। इसमें हीमोग्लोबिन प्रोटीन डिस्टोर्टेड हो जाता है, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स बिकम सिकल शेप्ड, रिजिड हो जाते हैं और सिकल शेप्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना पड़ता है बार बार। जो भी इस बीमारी से ग्रसित होता है उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है अगेन एंड अगेन, जिसकी वजह से उसको हेल्थ प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती हैं। एंड सिकल सेल अनीमिया इज अ रेयर डिजीज। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट रेयर डिजीज इन प्रीवियस वीडियोस। तो रेयर डिजीज WHO के अकॉर्डिंग क्या है कि हजारों लोगों में किसी एक को अगर कोई डिजीज है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? दिस इज अ रेयर डिजीज। इंडिया ने हालांकि इसको नहीं एक्सप्लेन किया हुआ है। इंडिया में ये सैंपल साइज हमने 5000 का रखा है कि अगर 5000 लोग हैं उसमें किसी एक को कोई बीमारी है, वो पर्टिकुलर बीमारी है, तो उसको हम रेयर डिजीज में इंक्लूड कर लेते हैं। लेकिन WHO का जो सैंपल साइज है दैट इज 1000, कि अगर 1000 लोग हैं उसमें किसी एक इंसान को ये बीमारी है देन वी विल बी कॉलिंग इट अ रेयर डिजीज। तो सिकल सेल अनीमिया इज अ रेयर डिजीज एंड इट इज वेरी मच प्रिवेलेंट इन द ईस्टर्न स्टेट, स्पेशली in the eastern state, because we have more number of PVTGs, that is particularly vulnerable tribal groups। PVTGs पर भी UPSC पहले क्वेश्चन पूछ चुका है, तो अभी सिकल सेल अनीमिया को लिंक करके PVTG के ऊपर दोबारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। There are 75 PVTGs in India and the highest population is in Odisha। This is the factual knowledge। आइए चलते हैं टॉपिक के पास दोबारा से। तो सिकल सेल अनीमिया दैट इज दी ब्लड डिजीज है ना, इसमें ब्लड जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है उसमें डिसऑर्डर आ जाता है, जिसकी वजह से RBC सिकल सेल शेप में हो जाती हैं एंड इसकी वजह से आपकी सिकल सेल अनीमिया बढ़ जाता है, जिसको हम एक रेयर डिजीज भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल में डिस्कस किया गया है कि ये डिजीज स्पेसिफिकली इज फाउंड इन दी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप जैसे कि OBCs, SCs, STs एंड स्पेसिफिकली PVTGs, राइट। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। ऑल्दो ये जो डिसऑर्डर है हो सकता है ये माल नरिशमेंट की वजह से भी हो, लेकिन जब ये पास ऑन होता है नेक्स्ट जनरेशन को तो ये स्पेसिफिकली मिलता है आपकी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज में ही, ठीक है। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज में स्पेसिफिकली ये सिकल सेल अनीमिया मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए टॉपिक, ये मेंस में भी पूछा जा सकता है कि ये कैसे, क्या ये सच बात है कि ये सिर्फ और सिर्फ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स में मिलता है? हालांकि दिस इज अ वेरी एक्सट्रीम स्टेटमेंट कि सिर्फ दिस इज ओनली लिमिटेड टू द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। यस, इट इज फाउंड इन सम अदर पीपल ऑल्सो। जरूरी नहीं है कि सिर्फ मार्जिनलाइज्ड होंगे तभी सिकल सेल डिजीज होगा। यस, इट इज मोर प्रिवेलेंट। हम बस ये बोल सकते हैं कि ज्यादा किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है आपका PVTGs में एंड SC, STs एंड ऑल्सो OBCs, राइट। इसमें एक और सोशल प्रॉब्लम डिस्कस किया गया है कि सिकल सेल अनीमिया इज सीन एज अ स्टिग्मा, ठीक है, क्योंकि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर होने की वजह से इसमें शादी में बहुत प्रॉब्लम आती है। मैरिज इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, राइट, मैरिज इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंडियंस। तो मैरिज में जब प्रॉब्लम आती है तो इसको एक स्टिग्मा की तरह देखा जाता है। अगर हम इसको, अब ये स्टिग्मा सोसाइटी में स्टिग्मा बन गया है तो इसकी वजह से इसको छुपाया जाएगा तो इसको अनट्रीटेड रखा जाएगा, और अगर ये अनट्रीटेड रहता है तो इट मे कोज वेरियस अदर प्रॉब्लम्स ऑल्सो। तो राइट, इसके लिए अब अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, काउंसलिंग करी जा रही है लोगों की, सो दैट जो ये स्टिग्मा है इसको हटाया जा सके। मेन रीजन क्या है? जो लोगों में अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस किस बारे में नहीं है? दे थिंक कि अगर किसी सिकल सेल डिजीज से जो कोई इंसान सफर कर रहा है उसके साथ अगर किसी हेल्दी इंसान की भी अगर शादी होती है तो आगे आने वाली जनरेशन में 101% की भाई आगे सिकल सेल डिजीज आएगी ही आएगी, जो कि बिल्कुल सच नहीं है। यही अवेयरनेस प्रोग्राम, इसी बात की काउंसलिंग होती है कि इस डिजीज को आप ट्रीट करवाइए। बिकॉज अगर आप किसी हेल्दी पर्सन से शादी करते हैं इट इज पॉसिबल कि वो ट्रेट्स चले जाएं, ठीक है, वो जीन्स चले जाएं, लेकिन ज्यादा पॉसिबिलिटी किसकी है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है दैट बिकम्स हेल्दी। वो हेल्दियर जनरेशन ही आती है अगर शादी किसी हेल्दी पर्सन से होती है, क्योंकि जब ये डिजीज होती है तो इसका एक होमोग्लोबिन S
होमोग्लोबिन एस जो प्रोटीन है वो एक पेरेंट से आता है, एक दूसरा दूसरे पेरेंट से आता है। तो अगर दोनों बीमार है तो पॉसिबिलिटी है कि अगला जो बच्चा आने वाला है, अगली जो जनरेशन आने वाली है, उसमें ये डिजीज पास ऑन होगी ही होगी। लेकिन अगर ये आपका कोई भी इंसान, कोई भी सिकल सेल डिजीज से जो ग्रसित है इंसान, वो किसी हेल्दी इंसान से शादी करता है, देन नेक्स्ट जनरेशन में ये सिर्फ ट्रेट्स पास ऑन होंगी, ये डिजीज पास ऑन नहीं होती है। राइट, दिस वाज इंपॉर्टेंट फॉर अस। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, हाँ जी, तो इसमें हमें एक और बात ध्यान देनी है। तो अभी यहाँ पे आपके कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स की हेल्प से काउंसलिंग करी जा रही है, क्योंकि पहले क्या होता था कि उनको ट्रीटमेंट के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। आप मानो ये जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं, दे आर डे वेज लेबरर्स, राइट। तो मान लो कि अगर इनको 100 किलोमीटर जाना है तो 200 रुपये तो उनके वहीं खर्च हो जाएंगे। 200 रुपये खर्च होने की वजह से क्या होगा कि जो इनका पूरा दिन का 300 रुपये, ज़्यादा वो 300 रुपये कमा लेते थे पूरे दिन में, तो वो जो 300 रुपये, उसकी वजह से क्या है, वो अपने वेज तो छोड़ के ही जा रहे हैं। बाय चांस अगर इतना लॉन्ग ट्रैवल करके जा रहे हैं और डॉक्टर वहां पे नहीं मिलता है तो पूरा दिन उनका वेस्ट हो जाता था। इस वजह से भी वो अपनी ट्रीटमेंट को डिले करते थे। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात है कि अब यहाँ पे CHCs, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में जाके उनकी काउंसलिंग करी जा रही है और उनको हाइड्रोक्सी यूरिया डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। अब हाइड्रोक्सी यूरिया आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो हाइड्रोक्सी यूरिया इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। हाइड्रोक्सी यूरिया इज द ट्रीटमेंट। हाइड्रोक्सी यूरिया, जस्ट अ सेकेंड, हाइड्रोक्सी यूरिया, दिस इज अंडर द ट्रीटमेंट। ये ट्रीटमेंट है सिकल सेल डिजीज का। अब इसको ये नहीं सोचना है कि ये बिल्कुल ठीक कर देगा। जेनेटिक डिसऑर्डर है, रेयर डिजीज है, इट इज नॉट वेरी इजी टू ट्रीट दिस डिजीज। अब यहाँ पे हाइड्रोक्सी यूरिया क्या करता है, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, दैट इज खून का बदलना, इंसान में खून पूरा बदला जाता है, फिर से फ्रेश खून चढ़ाया जाता है। तो जो ये डिजीज है इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो बहुत फ्रीक्वेंट होता है उसको रोकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन को इनफ्रीक्वेंट बनाता है, इतना जल्दी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं पड़ती। तो हाइड्रोक्सी यूरिया इस तरीके से ट्रीट करता है इस डिजीज को। हम ये नहीं बोल सकते कि बिल्कुल इसको जड़ से खत्म कर देगा हाइड्रोक्सी यूरिया, बट येस इट हेल्प्स, इट definitely helps in the making the blood transfusion very less frequent। ठीक है, तो इसमें हेल्प हुआ है। साथ ही साथ अब यहाँ पे बात करी जा रही है दैट क्विक एक्शंस लेने की जरूरत है, यहाँ पे काउंसलिंग की जरूरत है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स की जरूरत है एंड मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजीज की जरूरत है, जिसकी वजह से इस डिजीज के अराउंड जो स्टिग्मा फैला हुआ है उसको डिस्टिग्मेटाइज किया जा सके एंड जो पीपल है उनको अवेयर किया जा सके दैट एनी पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज शुड मैरी अ हेल्दी पर्सन सो दैट this disease do not go directly to the next generation। ठीक है जी, let's move on to the next topic now। Okay, very important topic for you। We will be discussing about Naga tribes here। तो नागालैंड स्टेट में एक अपहीवल की स्टेट है, राइट। लास्ट ईयर 2023 से ये स्टेट चलती आ रही है। उसमें 6 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं नागालैंड के जो म्यांमार के साथ बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है। दे आर डिमांडिंग देयर इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस टेरिटरी। ठीक है, जो ट्राइब्स हैं, नागालैंड ट्राइब्स हैं, नागा ट्राइब्स हैं, 6 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट की डिमांड कर रहे हैं। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या हो जाता है कि नागालैंड को स्टेटहुड कब मिला, इस न्यूज आर्टिकल में भी आपसे ये बात करी गई है, राइट। जस्ट अ सेकेंड, इस न्यूज आर्टिकल में भी आपसे बात करी गई है दैट दिस डिमांड इरप्टेड अहेड ऑफ नागालैंड 60th स्टेटहुड डे इन 2023। तो ये कब मनाया गया था, ये स्टेट का जो इसका स्टेटस है दैट वाज गिवन इन 1963। 1963 में नागालैंड को एक स्टेट बना दिया गया था और ये जो डिमांड है दैट इरप्टेड बाय बॉयकॉटिंग दी हॉर्नबिल फेस्टिवल। अब यहाँ पे आपके लिए हॉर्नबिल फेस्टिवल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल स्पेसिफिकली नागालैंड स्टेट का एक कल्चरल रिप्रेजेंटेशन है, कल्चर को डिपिक्ट करता है, कल्चर को सिग्निफाई करता है। तो उस फेस्टिवल को ये 6 डिस्ट्रिक्ट ने बॉयकॉट किया था। अब यहाँ पे हॉर्नबिल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हॉर्नबिल इज अ बर्ड, ठीक है, द ग्रेट हॉर्नबिल इज अ बर्ड और इसका IUCN स्टेटस एंड WPA दैट इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट स्टेटस इंडिया का अकॉर्डिंग वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो IUCN में हॉर्नबिल को नियर थ्रेटेंड स्टेटस दिया गया है, राइट। IUCN के अकॉर्डिंग हॉर्नबिल को नियर थ्रेटेंड स्टेटस दिया गया है, नियर थ्रेटेंड। एंड WPA के अकॉर्डिंग
WPA दैट इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अकॉर्डिंग इसको शेड्यूल 1 में रखा गया है, दैट इज अटमोस्ट प्रोटेक्शन, शेड्यूल 1 में इसको रखा गया है हॉर्नबिल को। एंड नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ऑल्दो यहाँ पे न्यूज़ किस बारे में है कि जो भी यहाँ पे नागा ट्राइब्स की जो आपकी यहाँ पे ये कम्युनिटी ये ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, इन्होंने 31 अक्टूबर का अल्टीमेटम दिया है, 31 अक्टूबर की डेडलाइन दी है कि तब तक आप हमें अपनी अलग से एक ऑटोनोमस टेरिटरी बना के दें। और आर्टिकल 164 का भी इन्होंने रेफरेंस दिया है, राइट, हियर यू कैन सी आर्टिकल 164(2) इसका रेफरेंस देते हुए बोला है कि जो हमने डिमांड करी है, राइट, जो आपकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स दी स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उसको अपहोल्ड कीजिए एंड जो हमारी डिमांड्स हैं उनको आप पूरा कीजिए। तो ये सब आपका आर्टिकल में इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे आपके लिए नागालैंड को स्टेटहुड कब मिला ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में मनाया जाता है। और हॉर्नबिल का IUCN स्टेटस क्या है और उसका WPA स्टेटस क्या है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। न्यूज़ ओवरऑल इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है अभी क्योंकि इसमें अभी कोई फैसला लिया नहीं गया है, ना कोई ऑटोनोमस टेरिटरी दी गई है, ना इसकी कोई बात हो रही है। तो जब इसके ऊपर फैसला हो जाएगा देन वी विल बी डिस्कसिंग दिस एज अ टॉपिक। राइट नाउ हमारे लिए जो न्यूज़ में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आते हैं वो हमने डिस्कस किए, ठीक है जी। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। very important, recently you must have seen that Nobel Prize has been given in the field of medicine and physiology to Victor Ambros and Gary Ruckman। दो लोगों को मेडिसिन में और फिजियोलॉजी में नोबेल प्राइज दिया गया है इन दी केस ऑफ माइक्रो आरएनए, फॉर दी माइक्रो आरएनए, डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए। अभी तक हमने पढ़ा था आरएनए के बारे में, आरएनए डीएनए के बारे में, और जब हम हायर क्लासेस की तरफ जाते हैं तो एक दो आरएनए का और हम डिवीजन पढ़ लेते हैं, दैट इज mRNA एंड tRNA, राइट, मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसलेट आरएनए, इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। लेकिन अब एक और नया शब्द हमारे सामने आ गया है, दैट इज माइक्रो आरएनए। इसकी वजह से आरएनए ओवरऑल हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पूछा जा सकता है आपसे मेंस में भी एंड प्रीलिम्स में, तो पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस आपके हो जाते हैं। तो माइक्रो आरएनए इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज दिस ईयर, ठीक है। जो अब की बार आपका एग्जाम आने वाला है 2025 का, उसमें माइक्रो आरएनए इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, या फिर आपको इन जनरल आरएनए के बारे में पूछा जा सकता है। तो इस आर्टिकल में माइक्रो आरएनए के बारे में ही बताया गया है कि कैसे उनको नोबेल प्राइज दिया गया है, क्यों दिया गया है, ऐसी क्या बात हो गई है कि उनको नोबेल प्राइज मिल गया माइक्रो आरएनए के लिए। सबसे पहले हमें आरएनए का थोड़ा सा फंक्शन पता होना चाहिए। डीएनए के अंदर आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। डीएनए में एंजाइम की हेल्प से आरएनए का स्ट्रैंड बनता है जो अपने साथ जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेता है और जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेके बाहर राइबोसोम्स तक पहुंचाता है। डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में, और राइबोसोम्स बाहर, न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो ये प्रोसेस है डीएनए से जो आपकी इंफॉर्मेशन है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन आरएनए के पास जब जाती है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डीएनए से जेनेटिक इंफॉर्मेशन जब एमआरएनए लेके जाता है, मैसेंजर आरएनए लेके जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। नाउ दिस मैसेंजर आरएनए विल ट्रांसलेट दिस इंफॉर्मेशन टू दी राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स क्या करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेंगे। यहाँ पे मेन बात सारी किसके बारे में है, प्रोटीन के बारे में। जो अभी हम सिकल सेल डिजीज में हीमोग्लोबिन के बारे में बात करके आए हैं, वो हीमोग्लोबिन इटसेल्फ इज ऑल्सो अ प्रोटीन। जब भी कोई बीमारी होती है शरीर में, इट इज इनडायरेक्टली और डायरेक्टली रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ प्रोटीन। जब भी आपकी बॉडी में कोई प्रोटीन इरेगुलेशन होता है, कोई अमीनो एसिड के सीक्वेंस में कोई दिक्कत आती है, तभी आपकी डिजीजेस बढ़ती हैं। कैंसर जैसी बीमारियां भी हम प्रोटीन के साथ, प्रोटीन सिंथेसिस के साथ जोड़ सकते हैं, वो इस आर्टिकल में यही आपको बताया गया है। तो मेन प्रोसेस क्या है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए के पास होती है आपकी सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेके जाता है एमआरएनए, दैट इज मैसेंजर आरएनए, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। एंड देन दैट एमआरएनए ट्रैवल्स टू द आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस एंड देन ट्रांसलेट्स, दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन। वो इंफॉर्मेशन, सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन वो
ट्रांसलेट की जाती है राइबोसोम्स के पास, एंड फिर वो राइबोसोम को जो आपकी जैसे भी जितनी भी ज़रूरत है, उनको जिस प्रकार की प्रोटीन बनाने की ज़रूरत है, वो सारा राइबोसोम उसके अकॉर्डिंग ही प्रोटीन सिंथेसिस करता है कि मतलब जितने भी अमीनो एसिड्स हैं उनको किस सीक्वेंस में आपने अरेंज करना है, कैसा जो प्रोटीन है उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसको कैसी फोल्डिंग होगी, वो सारा काम कैसे हो रहा है आपका डीएनए से आखिर में राइबोसोम तक, ये एक कंप्लीट प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपका माइक्रो आरएनए। माइक्रो आरएनए कैसे, अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, और साइंटिस्ट का दिमाग भी इसी वजह से घूमा कि भाई अगर हमारी पूरी बॉडी में सेम क्रोमोसोम्स हैं, सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, लेकिन डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे आती हैं। अगर आपका डीएनए सेम है, अगर आपके पास क्रोमोसोम का सेट सेम है, तो हाउ इट इज पॉसिबल कि आपका अलग अलग प्रोटीन बन रहा है उसी सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन के तहत। ठीक है, तो इसी बात को लेके जो ये साइंटिस्ट हैं आपके रुकवन एंड विक्टर एम्ब्रोस, इन्होंने रिसर्च करी है ऑन राउंड वॉर्म। एक राउंड वॉर्म लिया, उसके ऊपर रिसर्च करी है, उसके प्रोटीन सिंथेसिस के ऊपर रिसर्च करी, एंड देन दे फाउंड आउट अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस दैट इज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन, हम इसको क्या बोल रहे थे, इस प्रोसेस को जो डीएनए से आरएनए के पास इंफॉर्मेशन जा रही है उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब इस प्रोसेस के बाद जो रेगुलेशन होना है, जिसमें हम क्या बात कर रहे थे, किस प्रकार का प्रोटीन बनना है, किस तरह से वो प्रोटीन बनना है, क्या उस प्रोटीन का स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या सीक्वेंस होना चाहिए अमीनो एसिड का, वो रेगुलेशन जो करता है, वहां आता है रोल माइक्रो आरएनए का। तो इट इज ऑल अबाउट माइक्रो आरएनए। माइक्रो आरएनए मैनेज करता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन। सो दैट इज व्हाई दिस हैज बीन अ ब्रेक थ्रू इन दिस field. microRNA is very very important for us. microRNA की help से we will be able to deal with many diseases. अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा माइक्रो आरएनए के बारे में, रिसर्चर्स फाउंड दैट अ सिंगल माइक्रो आरएनए कैन रेगुलेट एक्सप्रेशन ऑफ मैनी डिफरेंट जीन। एक माइक्रो आरएनए डिफरेंट जीन को रेगुलेट कर सकता है, और एक ही सिंगल जीन में डिफरेंट माइक्रो आरएनएज भी हो सकते हैं। और कैंसर जैसी बीमारियां, अगर माइक्रो आरएनए में कोई प्रॉब्लम है, अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है, माइक्रो आरएनए में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस वजह से डिजीज हो सकती हैं। तो अगर कोई डिजीज निकल के आती है, किसी इंसान में कोई बीमारी निकल के आती है, तो उसमें हम माइक्रो आरएनए को भी टेस्ट कर सकते हैं कि माइक्रो आरएनए में क्या गड़बड़ हुई है, क्या इरेगुलेशन आई है, जिसकी वजह से इस टाइप की बीमारियां हो रही है। तो ये मेडिसिन के फील्ड में एक मेजर ब्रेक थ्रू हुआ है, एंड दैट इज व्हाई दीज बोथ साइंटिस्ट हैव बीन अवॉर्डेड नोबेल प्राइज। राइट, चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। बाकी के जो नोबेल प्राइज हैं वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन दी अर्लियर वीडियोस। नाउ वी विल बी मूविंग टू दी नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज नोबेल पीस प्राइज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोबेल पीस प्राइज। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स आपको देखने को मिलेंगी। वो स्टेटमेंट्स, वो वर्ड्स आपसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, दैट इज हिबाकुशा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली पूछा जा सकता है। रिसेंटली सीन इन न्यूज, हिबाकुशा रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ऐसे आपको बहुत सारे नाम दिए जा सकते हैं कि एक ये नई बटरफ्लाई है, या कोई एक नया आपका ट्रीटी हुई है, या कोई ये एक्सरसाइज है, या फिर ये जापान के जो बॉम्ब सफरर्स हैं, जो न्यूक्लियर बॉम्ब सफरर्स हैं, जिनके ऊपर अटैक किया गया है, उन लोगों को हम बोलते हैं हिबाकुशा। राइट, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर पीस प्राइज किसको दिया गया है, निहोन हिडांक्यो। याद रखना इस नाम को, निहोन हिडांक्यो को नोबेल पीस प्राइज दिया गया है। ये किस लिए दिया गया है, दिस इज अ प्रेशर ग्रुप। निहोन हिडांक्यो इज अ प्रेशर ग्रुप। ये आप अपने एग्जाम्पल, जब आप मेंस आंसर राइटिंग करें उसमें एग्जाम्पल्स में भी ये प्रेशर ग्रुप का आप एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं कि प्रेशर ग्रुप्स की हेल्प से कैसे अवेयरनेस फैलाई जा सकती है और कैसे प्रेशर डाला जा सकता है फॉर अचीविंग सर्टेन गोल्स। ठीक है, तो निहोन हिडांक्यो इज अ ग्रुप ऑफ हिबाकुशास। ठीक है, हिबाकुशास कौन है, दीज आर दी बॉम्ब अफेक्टेड पीपल। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे हिरोशिमा एंड नागासाकी पे यूएस एयरफोर्स ने 2 बॉम्ब गिराए थे, न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए थे, दैट इज लिटिल बॉय एंड फैट मैन। और उसके बाद जो डिवास्टेटिंग
इम्पैक्ट्स आए थे। यूएस से गवर्नमेंट को भी ये लगा था और एयरफोर्स ने भी ये स्टेटमेंट पास करी थी दैट इवन वी डिडंट नो कि इतना सीवियर इम्पैक्ट आएगा। हम तो बस हराना चाहते थे और हमें नहीं पता था कि इतना एडवर्स इम्पैक्ट होता है न्यूक्लियर बॉम्ब का। और दिस इज द ओनली एग्जाम्पल ऑफ द डायरेक्ट सिविलियन अटैक, डायरेक्ट सिविलियन पॉपुलेशन पे अटैक का ये ओनली एग्जाम्पल है। एंड बाय गॉड्स ग्रेस ये अभी तक का ओनली द सिंगल अटैक हुआ है, राइट। लेकिन जो आपका ये ग्रुप है, प्रेशर ग्रुप निहोन हिडांक्यो, इसने बोला है कि जो अभी प्रेजेंट टाइम पे हमारी वर्ल्ड की जो स्टेट चल रही है, वर्ल्ड में जो अपहीवल चल रहा है, नाउ वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स द अनदर न्यूक्लियर वॉर एंड वी हैव टू रेज अवेयरनेस एंड वी हैव टू एलिमिनेट दीज न्यूक्लियर वेपन्स फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, ये इनका प्रेशर ग्रुप, ये डिमांड्स हैं इनकी। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं जो ये बॉम्ब अफेक्टेड पीपल हैं, इन्हीं का ये ग्रुप है, राइट। तो जापान में स्टिल 1 लाख से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो उस बॉम्ब अटैक को सर्वाइव करके आए हैं, बट स्टिल दे आर फेसिंग मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स, मैनी जेनेटिक जो आपकी डिजीज़ हैं वो भी पास ऑन हो रही हैं। तो इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इसके लिए इन्होंने जापानीज गवर्नमेंट को भी प्रेशराइज किया एंड इन रिस्पॉन्स दे पास्ड एटॉमिक बॉम्ब मेडिकल लॉ इन 1957 विच एम्ड एट इम्प्रूविंग देयर हेल्थ with state sponsored checkups etc, लेकिन still fell short of their health concerns and living condition। फिर भी अभी उनकी कंडीशन पूरी तरीके से एड्रेस नहीं कर पाए हैं। इंडिया में भी ये प्रेशर ग्रुप विजिट करके गया था, राइट, इन 2004 एंड टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन दैट हाउ हॉरिफिक न्यूक्लियर वेपन्स आर। ठीक है, इनकी 2 ही डिमांड्स हैं। नंबर 1 इज द एलिमिनेशन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन फ्रॉम द अर्थ एंड रिलीफ फॉर द हिबाकुशाज। तो हिबाकुशाज के लिए रिलीफ वर्क इनका एक मेजर डिमांड है। सेकेंड इज एलिमिनेट द न्यूक्लियर वेपन, और इसलिए ये डिफरेंट कंट्रीज में ट्रैवल करते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाते हैं ताकि लोगों को अवेयर कर सके कि कितना टेरिफिक, कितना हॉरिफिक ये एक एग्जाम्पल है जापान का, हिरोशिमा एंड नागासाकी का, कि आगे कितने सालों तक इसके इम्पैक्ट्स देखे जा सकते हैं लोगों के ऊपर। एंड दैट्स वाई न्यूक्लियर वेपन्स हैव टू बी एलिमिनेटेड। सो दैट्स वाई दिस न्यूज आर्टिकल वाज इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपके लिए जो हिबाकुशा, इनके प्रेशर ग्रुप के नाम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से हिबाकुशा बन जाता है। हिबाकुशा डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपके माइंड में रजिस्टर हो जाए दैट हिबाकुशा इज व्हाट, बॉम्ब अफेक्टेड पीपल, राइट। जापानीज पीपल के बारे में बोल सकते हैं, न्यूक्लियर इंपैक्टेड जो जापान में लोग हैं, उन न्यूक्लियर अटैक से जो इंपैक्टेड है वो भी पूछा जा सकता है। कुछ भी इसको कैसे भी इसको मॉडिफाई करके आपसे पूछा जा सकता है। एंड निहोन हिडांक्यो, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस, आप इसको कोट कर सकते हैं जब भी प्रेशर ग्रुप पे कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, राइट। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ओके जी, now here on the screen you can see Vuller Lake। वुलर लेक में यहाँ पे बहुत सारी फोटोज आज के न्यूज़पेपर में दिखाई गई हैं दैट विमेन इज पुलिंग आउट वाटर चेस्टनट्स। वाटर चेस्टनट की यहाँ पे खेती करी जाती है। वाटर चेस्टनट को ये निकाल रहे हैं यहाँ से, फिर इसको मार्केट में भी बेचा जाता है। दिस इज़ अ वेरी वेरी बेनिफिशियल क्रॉप फॉर दी पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो वुलर लेक कहाँ पे आपकी लाई करती है? इट लाइज इन दी यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि वुलर लेक कहाँ लाई करती है। एंड वुलर लेक क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ऑलरेडी यूपीएससी इसके ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछ चुका है दैट, जो कि हम अभी डिस्कस करने वाले नेक्स्ट स्टेटमेंट पे, कि वुलर लेक का सोर्स क्या है, इसका पानी आता कहाँ से है, इस लेक में पानी आया कहाँ से, कौन सी नदी से आता है। सो दैट इज झेलम। यही क्वेश्चन पूछा गया था दैट वुलर लेक का सोर्स ऑफ वाटर है झेलम रिवर। दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड वुलर लेक इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 2 वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो ये लार्जेस्ट भी है, दूसरी ये फ्रेश वाटर लेक भी है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। एंड ये कौन सी यूनियन टेरिटरी में लाई करती है? जम्मू एंड कश्मीर। एंड इसमें कौन सी रिवर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है? झेलम रिवर इज इंपॉर्टेंट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।